बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। ये एक बहुत ही जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। अच्छा भई, अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? ये कौन-कौन से फंक्शन परफ़ॉर्म करता है? ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक थीम बता दूँ कि इस सिस्टम की हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह होते हैं या जो भी गैसेज़ वग़ैरह होती हैं, इन सब का जो एक्सचेंज होता है, ज़ाहिर-सी बात है न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेज़ हैं, ये ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये सारी ज़िंदगी ब्लड के अंदर तो नहीं रहनी, ये हमें डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनको प्रोवाइड करनी होती है, उनको देनी होती है और उन टिश्यूज़ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो लेनी होती है, दोबारा दिल की तरफ जाना होता है, फिर लंग्स में दोबारा ऑक्सीजनेशन होती है, इस तरह से थोड़ा-सा सिस्टम चलता है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी चीज़ों का एक्सचेंज होगा, चाहे न्यूट्रिएंट्स हों, चाहे गैसेज़ हो, चाहे वाटर हो, लिक्विड हो, फ्लूइड हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा कैपिलरी लेवल पे होता है। तो यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा कैपिलरी का नेटवर्क दिखाया जा रहा है, जिसे कैपिलरी बेड कहा जाता है। तो जब भी एक्सचेंज होगा ना, वो हमेशा कैपिलरी के लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि कैपिलरी की वॉल जो है वो थिन होती है, जबकि ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन की वॉल जो है ये थिक होती है, तो इसलिए यहाँ से एक्सचेंज नहीं हो पाता। हमेशा जब भी एक्सचेंज होगा तो वो कैपिलरी लेवल पे होगा। अच्छा, अब ये एक्सचेंज किस तरह से होता है? यहाँ पे आप लोगों को कुछ सेल्स दिखाए जा रहे हैं जिन्होंने मिलके एक टिश्यू बनाया हुआ है। ये जो आपको ये इस तरह के दिखाए जा रहे हैं, ये सेल है, ठीक है? तो अब ये जो सेल है, इन्होंने मिलके एक किस्म का टिश्यू बनाया हुआ है और इन टिश्यूज़ को हमने जो है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं, गैसेस सप्लाई करनी है, ऑक्सीजन देनी है और इन सेलों का जो भी कचरा है वो दोबारा सर्कुलेशन में डालना है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा सर्कुलेशन में डालनी है। अब ये काम कैसे होगा? देखो, यहाँ से हार्ट से जो है ये आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो लेके आएगी और इस तरह से जैसे ये कैपिलरी पे पहुँचेगी, तो होता ये है कि ये जो कैपिलरी है, यहाँ से जो है वो फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है? अब इस फ्लूइड के अंदर हर चीज़ मौजूद होगी। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होंगे, इसके अंदर गैसेस भी मौजूद होंगी, इसके अंदर वाटर भी मौजूद होगा। सिर्फ़ इसके अंदर 2 चीज़ें नहीं होंगी, एक आरबीसी नहीं होगा, दूसरा प्लाज़्मा प्रोटीन्स नहीं होंगी, ब्लड की जो प्रोटीन्स होती है ना, वो नहीं होंगी। बस ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, एक आरबीसी और दूसरा जो है वो प्लाज़्मा प्रोटीन्स। ये 2 चीज़ें यहाँ से लीक होके बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इनका डायामीटर बड़ा है और कैपिलरी का डायामीटर छोटा है। मैं ऑलरेडी आपको कैपिलरी वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो बहरहाल यहाँ से ये फ्लूइड लीक होके, कैपिलरी से लीक होके बाहर आ जाएगा। अच्छा, बाहर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ। देखो, ये हमारे पास सेल है ना, 4 सेल आपको दिखाए जा रहे हैं। इन सेलों के बीच में आपको एक बहुत बड़ा स्पेस नज़र आ रहा होगा ना, देखो कितना बड़ा ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है। इस स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये जो सेल पड़े हुए हैं, ये जो टिश्यू एक बना हुआ है, इन टिश्यूज़ के सेल के बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जब कैपिलरी से फ्लूइड निकल के बाहर आता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेज़ हैं, वाटर है, लिक्विड है, तो ये फ्लूइड जब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, तो इस फ्लूइड का नाम हम क्या रखते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो कैपिलरी से जो फ्लूइड निकला, जो ब्लड निकला, अब इसको हम ब्लड तो नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट बाहर नहीं आता, कंप्लीट चीज़ें बाहर नहीं आती, तो इसलिए हम कहते हैं कि कैपिलरी से जो फ्लूइड बाहर निकला, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें गैसेज़ हैं, वाटर है, सारी चीज़ें। अच्छा, अब जो भी काम की चीज़ इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मौजूद है, वो सारी ये सेल ले लेंगे। फॉर सपोज़ करो, इस सेल ने गैसेज़ भी ले ली, इस सेल ने न्यूट्रिएंट्स भी ले लिए, सब कुछ इन सेलों ने जो है ले लिया। इस एक सेल ने नहीं, सब ने ले लिया, इन इन तीनों सेलों ने भी ले लिया। अब इन सेलों का जो भी कचरा होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी चीज़ें होंगी, वो दोबारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंकी जाएँगी। ये सेल निकाल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंक देंगे। तो जो भी चीज़ें एक्सचेंज होनी थी, वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए एक्सचेंज हो गई। अब हमने क्या करना है? इसको दोबारा सर्कुलेशन के अंदर डालना है, ताकि ये दोबारा दिल में जाएँ और जो न्यूट्रिएंट रिच है दोबारा बन के आए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा बन के आए। तो यहाँ से जब हम फ्लूइड को रिटर्न बैक करते हैं, तो आपकी बुक लिखती है कि अगर 100% यहाँ पे फ्लूइड निकला है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 85% जो फ्लूइड है, वो दोबारा क्या करते हैं? सर्कुलेशन के अंदर एंटर करते हैं, फिर वो इस वीन से होता हुआ दोबारा दिल में जाता है और फिर वही ऑक्सीजनेशन होगी, फिर न्यूट्रिएंट वगैरह आएँगे, वो सारा हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन की डिटेल में पढ़ा हुआ है। लेकिन देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि 80% फ्लूइड जो है वो एक्सचेंज होने के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोबारा ब्लड कैपिलरीज़ में चला जाता है, फिर वीन के ज़रिए होता हुआ ब्लड में। लेकिन 15% जो फ्लूइड है वो पीछे रह जाता है।
15% फ्लूइड जो है वो पीछे रह जाता है, क्योंकि आर्टरी का कैपिलरी का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो कंप्लीट जो है वो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस फ्लूइड को नहीं कर पाते। 85% हो जाता है, 15% जो है वो पीछे रह जाता है। अब देखो एक साइकिल के अंदर 15% रह गया। देखो बच्चे कहते हैं सर 15% ही तो है। अब एक साइकिल के अंदर 15%, फिर दूसरी के अंदर 30, 40, 45 इस तरह से बढ़ता जाएगा और 100% हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा 100% निकल के सर्कुलेशन से बाहर आ जाएगा और इस तरह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो हमने कुछ ऐसा काम करना है कि ये जो 15% फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ है, इसको किसी तरीके से दोबारा सर्कुलेशन में लाना है। अगर हम 24 घंटों के अंदर इस फ्लूइड को दोबारा सर्कुलेशन में नहीं लाते तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो अब भाई दोबारा कैपिलरीज में तो हम नहीं डाल सकते, जितना डालना था 85% वो हमने डाल दिया, बाकी पीछे बचा 15%। तो इस फ्लूइड को, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दोबारा सर्कुलेशन में लाने के लिए हमें एक अदद सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, जिसका नाम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। सही है, अब आपको बात भी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इन कैपिलरीज के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये 15% नहीं जा रहा ना। इस 15% फ्लूइड को इन्हीं कैपिलरीज के जगह पे कुछ और डिफरेंट किस्म की कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जिन्हें कहा जाता है लिम्फ कैपिलरीज। यहाँ पे लिखा हुआ है लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फ कैपिलरीज। तो हम क्या करेंगे, ये जो 15% फ्लूइड बचा हुआ है, इसको हम निकाल के कहाँ पे फेंक देंगे, इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर फेंक देंगे। तो जब ये 15% फ्लूइड इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा, तो अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा लिम्फ। तो ये एक छोटा सा फर्क है लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ में क्या फ़र्क है। तो भाई इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। कैपिलरीज के बाहर अगर टिश्यू में ये फ्लूइड पड़ा हुआ है तो उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड ही कहा जाता है। जब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाता है तो हम इसे लिम्फ कहते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये सिर्फ 15% फ्लूइड नहीं है, इसमें छोटी कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं जिनका डायामीटर बहुत कम होता है। इसमें छोटे स्मॉल के जो है वो फैट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, वाटर भी मौजूद होता है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है। तो वो हमने दोबारा सर्कुलेशन में लेके जानी है। अब ये जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज हैं बहुत सारी होती हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपको पूरी एक कैपिलरी बेड नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से लिम्फेटिक कैपिलरीज भी यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। हर ऑर्गन के अंदर, हर टिश्यू के अंदर ये लिम्फ कैपिलरीज मौजूद होती हैं। जहाँ जहाँ कैपिलरी होंगी वहाँ वहाँ लिम्फ कैपिलरी होंगी, क्योंकि वहाँ से इनको फ्लूइड लेके जाना होता है। तो होता क्या है कि ये लिम्फ कैपिलरीज फिर आगे जाके एक बड़ी वेसल्स में खुलती हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इस वेसल का नाम है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, या इसको हम लिम्फ वेसल्स भी कहते हैं या लिम्फेटिक वेसल। ये वही कहानी है कि देखो, जब से सबसे बड़ी जो है वो एओर्टा होती है, फिर आर्टरी होती है, फिर आर्ट्रियोल्स होती हैं और फिर कैपिलरी। ये भी वही सिस्टम है। सबसे छोटी जो है वो कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, फिर वो जाके एक बड़ी वेसल्स में खुलती हैं, जिन्हें हम लिम्फ वेसल कहते हैं या लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। अब ये फ्लूइड क्या होगा, इस लिम्फेटिक वेसल के जरिए ट्रैवल करता हुआ दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में डाला जाएगा। लेकिन आपको इस पूरे सर्कुलेशन वाले पाथवे में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये वाला, जिसको मैंने लेबल किया है किसके साथ, लिम्फ नोड के साथ। अब इस पूरी जर्नी के दौरान, इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के दौरान कुछ चेक पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे पास चेकिंग पॉइंट्स रखे गए हैं, इन्हें लिम्फ नोड कहा जाता है। अब इन लिम्फ नोड के अंदर होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज। अब आपको पता है कि टिश्यू का मतलब कि मुख्तलिफ किस्मों के सेल होंगे, तो इन लिम्फ नोड के अंदर दो किस्मों के सेल पाए जाते हैं, एक लिम्फोसाइट, दूसरे मैक्रोफेज। आप सब लोगों को पता है कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं और मैक्रोफेज जो है वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करते हैं, डायरेक्ट उनको फेगोसाइट करते हैं, खा जाते हैं। अच्छा, अब ये लिम्फ नोड यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये क्यों यहाँ पे मौजूद हैं? तो ये जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड था 15%, अब इस 15% फ्लूइड के अंदर हो सकता है कोई जरासीम वगैरह भी आ गया हो। जैसे यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है पैथोजेंस, तो देखो ये 2 बैक्टीरिया भी आ गए हैं। अब आप इन जरासीमों को, इन पैथोजेंस को, ऐसे बहुत सारे होंगे, मैंने समझाने के लिए सिर्फ ये 2 लिखे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो लिम्फ के अंदर आ जाते हैं। अब ये लिम्फ कहाँ जा रहा है, दोबारा हार्ट में जा रहा है। तो आप चाहेंगे कि ये जरासीम, ये पैथोजन दोबारा दिल में जाएं, तो इनको रोकने के लिए इस पूरी लिम्फेटिक सिस्टम वाली जर्नी के अंदर कुछ चेक पॉइंट्स हैं। अब उन चेक पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, लिम्फ नोड। ये एक नहीं होती, बहुत सारे होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है आपके हमारा थ्रोट होता है, गला जो होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। जो अंडर आर्म्स वाले रीजन है, जो प्यूबिक रीजन होता है, वहाँ पे जो है ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो होगा क्या कि ये लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फेटिक टिश्यूज हैं, यानी जो लिम्फोसाइट और जो मैक्रोफेज हैं, ये क्या करेंगे, इस पूरी जर्नी में इन बैक्टीरियाज को, इन पैथोजेंस को किल कर देंगे, फेगोसाइट कर देंगे और फिर फ्लूइड को आगे ट्रांसफर कर देंगे। देखें ये फ्लूइड जो है वो आगे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। फिर ये लिम्फेटिक वेसल जो है ये एक वीन में खुलती है। इस वीन का नाम है सब क्लेवाइकल वीन।
ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखें, लेकिन बाज़ औक़ात बुक में लिखा हुआ होता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ये आके सब क्लेविकल वीन में खुलती है और ये वीन जाके फिर दोबारा दिल में खुलती है। अब ये ब्लड दिल में आ गया, ये जो फ्लूइड था ये दोबारा हार्ट में आ गया। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड भी होगा, दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच भी होगा, दोबारा से ये घूम के दोबारा यहाँ पे एक्सचेंज होगा। इस तरह से जो है ये कहानी चलती रहती है। तो ये जो काम हो रहा है जिसमें हम इस 15% इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आने के बाद लिम्फ कहलाता है, इसको दोबारा से सर्कुलेट करके बॉडी में डालना, ब्लड में डालना, सर्कुलेशन में लाना, ये पूरा का पूरा किसका काम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का। अब इस पूरी जर्नी के दौरान आपने देखा कि कुछ चेक पॉइंट्स मौजूद थी। इन चेक पॉइंट्स को हम लिम्फ नोड कहते हैं। ये लिम्फ नोड, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ लिम्फोइड टिश्यूज, मुख्तलिफ किस्मों के सेल होते हैं, जैसे लिम्फोफाइड हो गए, लिम्फोसाइट या मैक्रोफेज। लिम्फोसाइट आपको पता है एंटीबॉडी बनाते हैं, मैक्रोफेज जो डायरेक्ट फेगोसाइटिस एक्टिविटी करते हैं। तो वो क्या करेंगे, इस फ्लूइड को फिल्टर करेंगे, बैक्टीरियाज को, जरासीमों को मार देंगे और जो भी फ्लूइड होगा उसको सब क्लेविकल वीन में डालेंगे, वो वीन सीधी दिल में जाके खुलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को ज़रूर समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखें, ये आपको जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये कितने सिस्टम के साथ रिलेट कर रहा है, थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। एक ये लिंक करता है सर्कुलेशन के साथ, दूसरा ये लिंक करता है इम्यून सिस्टम के साथ, क्योंकि ये लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज ये इम्यून सिस्टम के सेल हैं, ये सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी के साथ भी रिलेट करता है, सर्कुलेशन के साथ भी रिलेट करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा ये तो हो गई कि लिम्फ की जो है वो फिल्ट्रेशन हो रही है। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कुछ और लिम्फोइड मास भी मौजूद होते हैं। लिम्फोइड मास कह लें या कुछ और ऑर्गन हम कह सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों ने जो है वो स्प्लीन का नाम सुना होगा, अगर आप लोगों को याद हो। आप लोगों ने टॉन्सिल्स का जो है वो नाम सुना होगा, आप लोगों ने अपेंडिक्स का जो है वो नाम सुना होगा। तो ये जो स्प्लीन है, जो टॉन्सिल्स आपके गले में जो थ्रोट रीजन में पाए जाते हैं, जो स्प्लीन है एब्डोमेन में ये पाया जाता है, बिल्कुल डायफ्राम के नीचे। और उसके अलावा जो अपेंडिक्स होता है, आपको पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है अपेंडिक्स, तो इनका भी इम्यून सिस्टम के अंदर एक अच्छा खासा रोल होता है। तो ये जो स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, अपेंडिक्स है, ये भी किसका पार्ट है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का है। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि इस पूरी जर्नी के दौरान लिम्फ नोड लगे हुए होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे कुछ लिम्फोइड मास भी पाए जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे स्प्लीन पाया जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है टॉन्सिल्स है, स्प्लीन से, ये भी इम्यूनिटी के अंदर एक अच्छा खासा रोल जो है वो प्ले करते हैं। इनके अंदर भी ये लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो किस्सा है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके साथ एक और बात भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता चलूँ। ये तो हो गई फ्लूइड की फिल्ट्रेशन, इस लिम्फ की फिल्ट्रेशन। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की भी फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड को भी फिल्ट्रेट किया जाता है। उसमें भी जो जरासीम होते हैं, आपको पता है 120 दिनों के बाद आपके आरबीसी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं ना। मरने के बाद समझो कि वो किस्म का डस्ट है, वो एक किस्म का कचरा है, तो उस कचरे को बाहर निकालना है। तो इन आरबीसीज को बाहर निकालना, इस ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को प्योर बनाना, आप सारे कान खोल के सुन लो, ये स्प्लीन का काम है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करती है और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, आपके जो लिम्फ नोड हैं या फिर टॉन्सिल्स है या अपेंडिक्स वगैरह है, ये आपके लिम्फ को फिल्टर करते हैं। ये आपने जो है इंपॉर्टेंट बात है अपने जहन में बिठा लेनी है। अब हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि थीम जो है वो आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। भाई, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या क्या आ जाते हो, लिम्फ आ जाता हो, मैंने आपको बता दिया कि लिम्फ क्या है, इंटरस्टिशियल वही फ्लूइड है। लिम्फ नोड आ जाते हो, थैमस आ जाता हो। थैमस आपकी जो चेस्ट है, जो हमारी बीच वाली बोन है ना, स्टर्नम, बिल्कुल इसके पीछे एक ग्लैंड होता है जिसको हम थैमस कहते हैं। ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो मैंने आपको कहा ना कि लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी के साथ भी लिंक करता है, सर्कुलेशन के साथ भी लिंक करता है। तो थैमस हमारा इम्यूनिटी का ऑर्गन है, यहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। टॉन्सिल्स ये भी इम्यूनिटी का ही ऑर्गन है। स्प्लीन जो है ये हमारे पास ब्लड की क्या करवाता है, फिल्ट्रेशन करवाता है। ब्लड के अंदर जो भी आरबीसी टूटते हैं, जो भी कचरा होता है, उसको फिल्टर करके रखता है। बाज़ औक़ात किताबें तो ये भी लिखती हैं कि स्प्लीन जो है ये ब्लड रिजर्वायर है, ये ब्लड को स्टोर करके रखता है और जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो उस पार्ट को ये ब्लड सप्लाई करता है। और अपेंडिक्स जो होता है हमारे अंदर एक वेस्टिजल ऑर्गन है, पर बच्चे के अंदर इसका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना आप याद रखें। और स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ी थी, अब मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद जाके मेरा पिछला लेक्चर देख लेना न्यूट्रिशन वाला। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने एक लिम्फ कैपिलरी पढ़ी थी जिसका नाम लेक्टियल्स है, जिसमें फैट की एब्जॉर्प्शन और डिलीवरी होती है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेक्टियल्स लगी हुई होती हैं
जो कि लिम्फ कैपिलरीज है, जिसमें हमारे फैट की डिलीवरी और फैट की ट्रांसपोर्टेशन होती है। क्यों होती है सारा मैं पीछे बता चुका हूँ। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपको ब्लाइंड जो है, वो ब्लाइंड के मतलब है कि एक एंड से खुली हुई एक एंड से बंद जो है कुछ लिम्फेटिक वेसल्स मिलेंगी, जो कि लिम्फ को क्या करती है, दोबारा ड्रेन करके पूरी बॉडी से दोबारा ब्लड स्ट्रीम में लाती हैं। आप लोगों ने खुद देखा लिम्फ जो है वो एक कलरलेस टिश्यू फ्लूइड है। मैंने आपको बता दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, छोटी प्रोटीन्स होती हैं, फैट होता है, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड और लिम्फ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम है ये हमेशा कैपिलरी बेड्स पे पाया जाता है। मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ कैपिलरी होगी वहाँ वहाँ आपका लिम्फेटिक सिस्टम होगा। वह टिश्यू फ्लूइड लिम्फ, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड, अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, लिम्फ कैपिलरी में आ जाएगा तो लिम्फ कहलाएगा, फिर ये जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में। अब लिम्फ कैपिलरीज जो है वो हर ऑर्गन के अंदर एक अच्छा खासा नेटवर्क बना के बैठी हुई होती है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि हर ऑर्गन में एक्सचेंज होगा तो हर ऑर्गन में फ्लूइड निकलेगा, फिर उसको दोबारा सर्कुलेशन में लाया जाएगा। लेकिन नर्वस सिस्टम में नहीं होता। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम में उसका अपना एक पूरा सिस्टम होता है जिसे हम CSF कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर ये एक बड़ी कहानी हो जाएगी, खैर इसके ऊपर भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन इंटर के चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब ये जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज हैं आपने देखा, ये सारी आगे जाके मर्ज होकर एक बड़ी वेसल बनाती हैं जिसे लिम्फ वेसल्स कहा जाता है, जिसका अच्छा खासा क्या होता है, डायामीटर होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक छोटी सी चीज जो है वो ऑब्जर्व की होगी। देखें, अगर हम कोई चीज ऊपर से पानी को अगर हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बात समझ आ रही है, उसको ग्रेविटी खींच रही है। लेकिन अगर फ्लूइड लिम्फ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको ये बात समझ आ रही है कि फ्लूइड लिम्फ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जाएगा। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि सर अगर फॉर सपोज करो हमारा फुट है, हमारी जो हाइंड लिम्फ्स होती हैं, यहाँ से अगर लिम्फ जो है वो निकल के ऊपर दिल की तरफ कैसे जाएगा। तो दिल की तरफ कैसे जाता है, आपको पता है जो लिम्फ वेसल्स हैं इनके सराउंडिंग में लगे हुए होते हैं स्केलेटल मसल्स। देखो इस तरह से स्केलेटल मसल्स, तो जब ये स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस लिम्फ वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जब यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल्स जैसे स्केलेटल मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है ये लिम्फ वेसल्स भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और ब्लड कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। फिर आप सोच रहे हैं कि सर ये जब रिलैक्स होंगे ब्लड तो पीछे आ जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ब्लड पीछे आ जाएगा, लेकिन इन लिम्फ वेसल्स के अंदर एक किस्म के वॉल लगे हुए होते हैं। देखो ये वॉल लगा हुआ है, इसको कहा जाता है सेमी ल्यूनार वॉल्स। ये वॉल क्या करते हैं, इस लिम्फ को दोबारा पीछे आने नहीं देंगे। तो देखो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सिस्टम जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, उनकी मदद से क्या होता है कि ये लिम्फ वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और लिम्फ को नीचे से ऊपर की तरफ पुश किया जाता है। जैसे फिर हमारे स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो ब्लड पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सेमी ल्यूनार वॉल मौजूद होता है जो इसको पीछे आने नहीं देता। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि लिम्फ वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी ब्लड ऊपर जाता है, और स्केलेटल मसल भी साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और सेमी ल्यूनार वाल भी होते हैं जो कि बैक फ्लो होने लिम्फ का नहीं देते। अब ये जो लिम्फ है ये सर्कुलेट करता है लिम्फ वेसल्स के अंदर, किसकी मदद से, स्केलेटल मसल्स की मदद से। मैंने आपको बताया कि नीचे से जब ब्लड ऊपर जाएगा तो अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर से स्मूथ मसल्स भी उसके लिम्फ वेसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ब्लड जो लिम्फ है वो ऊपर की तरफ पुश होगा। जैसे रिलैक्स होंगे तो पीछे आने की कोशिश करेगा, सेमी ल्यूनार वाल जो है वो दोबारा से उसको रोक देंगे। अब ये कहता है कि लिम्फ वेसल्स जो हैं वो सारी की सारी कन्वर्ज होकर पूरे लिम्फ को ड्रेन कर देंगी, किसके अंदर, वीन के अंदर। मैंने आपको नाम बता दिया, सब क्लेवाइकल वीन कहा जाता है, जो कि आपके थोरेक्सिक रीजन के थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है। फिर ये कहता है जो कैपिलरी वाल है वहाँ से हर चीज़ निकल सकती है, लेकिन ब्लड जो है वो ब्लड का जो कंपोनेंट है आरबीसी और जो ब्लड प्रोटीन है ये नहीं निकल सकती। स्टार्ट में बताया क्योंकि इनका डायामीटर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। आफ्टर एक्सचेंज, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू का एक्सचेंज होता है तो 85% जो फ्लूइड है वो दोबारा ब्लड में चला जाता है। पीछे जो 15% टिश्यू फ्लूइड रह जाता है उनको इन कैपिलरीज में डाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ। और उसके अंदर आपको पता है कि WBC भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, सेल डेब्रिस, जो भी सेल मरे हुए होंगे उसके टुकड़े टुकड़े जो भी होंगे वो सारा कुछ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे वो सारे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, वो दोबारा से दिल में भेजे जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए। अब देखो दिल में भेजने के लिए हम टिश्यू फ्लूइड को भेजें, WBC को भेजें, हम इन सेल डेब्रिस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थोड़ी ना भेजेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे कुछ क्या लगी हुई है, चेक पॉइंट्स लगी हुई हैं। इन चेक पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, लिम्फ नोड कहा जाता है।
और लिम्फ नोड के अंदर होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज। टिश्यू बना सेल, इसमें अब सेल कौन से होंगे, लिम्फोसाइट होंगे और मैक्रोफेज होंगे। मैक्रोफेज डायरेक्ट फेगोसाइट करते हैं और लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बना के मारते हैं। अब इनका मैकेनिज्म मैं पूरा इम्यूनिटी का चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना। ये टॉपिक रहा हुआ था जो कि मैं अभी अपलोड करने लगा हूँ, सर्कुलेशन का। लिम्फ नोड जो है वो मदद करता है, फिल्ट्रेशन करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स की जो कि लिम्फ के अंदर मौजूद होता है। बाकी ब्लड की फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, आपने याद रखना है ब्लड की फिल्ट्रेशन कौन करवाता है, स्प्लीन करवाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि इसके क्या क्या काम हो सकते हैं, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? तो आप लोगों ने खुद देखा, सबसे जो पहला काम था वो ये ड्रेनेज का काम कर रहा था ना। तो जितना भी वाटर थी, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो भी चीज़ें कैपिलरी से लीक होके कैपिलरी बेड से बाहर आई थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसको इसने क्या किया, दोबारा जो है वो ड्रेन करके सर्कुलेशन में लेके आया। देखो, अगर हम इसको ड्रेन करके दोबारा सर्कुलेशन में नहीं ले आते तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसान की डेथ हो जाती है अगर ये 24 घंटों के अंदर जो है वो दोबारा से डिलीवर ना किया जाए। तो देखो कितनी ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, डिफेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को डिफेंस देता है। आपने देखा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, फॉरेन सेल थे, टूटे फूटे सेल थे, उन सारों को लिम्फोइड टिश्यूज ने क्या कर दिया, जो लिम्फ नोड के अंदर मौजूद थे, रिमूव कर दिया। तो बॉडी को एक किस्म का डिफेंस भी मिल गया। अच्छा, लिम्फ नोड के अंदर जो है वो बी सेल्स की जो है वो मल्टीप्लीकेशन भी होती है, एंटीबॉडीज जो है वो सीक्रेट की जाती हैं प्लाज्मा सेल से। अब ये वाली जो लाइन है इसको लेके आप परेशान ना होना कि सर ये बी सेल क्या है, प्लाज्मा सेल क्या है। इनके ऊपर भाई मैं इम्यूनिटी के ऊपर एक डिटेल लेक्चर अच्छे तरीके से बना के दे चुका हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से, तो वहाँ पे जाके आप इसको समझ लेना। तीसरा जो काम होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी ऑफ फैट्स का। जब मैंने न्यूट्रिशन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे ये पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। एक नज़र में यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशल लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होती हैं जिन्हें लैक्टियल्स कहा जाता है, और दीज लैक्टियल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी ऑफ फैट्स इन द होल बॉडी, इन द होल सर्कुलेशन। तो उम्मीद है कि आपको इसके फंक्शन भी समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब खुदा ना खास्ता कि किसी रीज़न की वजह से, मैं वो रीज़न भी बता देता हूँ, किसी रीज़न की वजह से जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये हमारी ब्लॉक हो जाए, तो आपको क्या लगता है ये फ्लूइड कहाँ जाएगा? तो अंडरस्टूड बात है, ये फ्लूइड आपकी मेरी बॉडी की जो कैविटीज़ हैं उनके अंदर क्या होने लग जाएगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। अगर लिम्फेटिक वेसल्स सही हैं, किसी वजह से जो कैपिलरी हैं वो बहुत ज़्यादा लीकी हो गई है, ये लीकी होती है नॉर्मल, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा लीकी हो जाती है, और लीकी होने के कुछ रीज़न्स हैं। तो जब ज़्यादा लीकी होंगी तो ज़्यादा फ्लूइड निकलेगा, वही बिलावल भुट्टो वाली थ्योरी कि ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, जब कैपिलरी ज़्यादा लीकी होंगी तो ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी है, वो अपना एक नॉर्मल अमाउंट का फ्लूइड रिटर्न करके सर्कुलेशन में लेके जा सकता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेके जा सकता। तो नतीजे में क्या होगा कि वो जो है वहीं पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एडीमा कहा जाता है। एडीमा मींस एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव या एबनॉर्मल फ्लूइड इनसाइड द बॉडी कैविटीज कॉल्ड एज एडीमा। क्यों होगा? किडनी फेल्योर हो गई है। आपको पता है कि वाटर की जो फिल्ट्रेशन होती है वो कौन करता है? किडनी। 1100 से 1200 लीटर जो वाटर है वो हमारी किडनी के अंदर फिल्टर होता है, जिसमें से सिर्फ 1 से 2 लीटर हम यूरिन की फॉर्म में पर डे के हिसाब से बाहर निकालते हैं। अब 1100 से 1200 लीटर आपको जो है वो पानी फिल्टर करके दे रही है किडनी। अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो फिल्टर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, आपकी जो कैविटीज़ हैं वहाँ पे ये जमा होता जाएगा। अगर हार्ट फेल्योर है, हार्ट फेल हो चुका है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है जो ब्लड, जो फ्लूइड फिल्ट्रेट ट्रैवल करता है वो हार्ट ही की मदद से करता है। हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है, या अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी फ्लूइड ज़्यादा लीक होता है। तो इस तरह से जो टिश्यू फ्लूइड की अमाउंट है वो नॉर्मल रेट से क्या होती जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जो कि आसान तरीके से ड्रेन आउट नहीं की जा सकती। फिर वो बॉडीज़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एडीमा कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि अब कुछ रीजंस तो ये ऊपर लिखे हुए हैं, अब इन सारी चीज़ों को हटके भी कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एडीमा हो जाता है, तो वो क्या काज हो सकते हैं? या तो भाई आपकी कैपिलरी बहुत ज़्यादा लीकी बन गई है, या लिम्फेटिक वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई है। अब इन दो के रीजन हमने देखने हैं। द मोस्ट कॉमन काज के वो क्या है कि सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स। आपने याद रखना है कि जब भी प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, डाइटरी प्रोटीन्स की जब भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो नतीजे में क्या होगा कि आपके जो ब्लड के सेल्स हैं या फिर आपकी जो कैपिलरी है उसके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो अपनी ही प्रोटीन को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब बाहर से आप डाइटरी प्रोटीन्स नहीं ले रहे, जो ये आपकी कैपिलरी है या कैपिलरी सेलों की बनी हुई है ना भाई, एंडोथेलियल सेलों की, तो ये क्या करेगी, अपने सेलों को कंज्यूम करना शुरू कर देगी।
तो जब ये अपने सेलों को कंज्यूम करना शुरू कर देगी तो नतीजे में क्या होगा कि जब किसी कैपिलरी से या वेसल से हम प्रोटीन को निकालना शुरू कर देते हैं तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना उसके अंदर जो ब्लड का, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और कैपिलरी जो है वो बहुत ज़्यादा लीकी बन जाती हैं। नतीजे में बहुत ज़्यादा जो टिश्यू फ्लूइड है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी कैविटीज़ में जमा होना शुरू हो जाएगा। या उसके अलावा कैपिलरीज का कोई मसला नहीं है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा काज ये हो सकता है कि जो लिम्फ कैपिलरी है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वो फट गई है, खराब हो गई है, रप्चर हो गई है किसी रीजन की वजह से। तो वहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लूइड जमा होगा, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी और नतीजे में वही आपको एडिमा को सर्व करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बहुत ख़तरनाक किस्म का नेमाटोड पैरासाइट है जिसका नाम है वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी। मैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये पढ़ा चुका हूँ। ये वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या करता है, लिम्फेटिक वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है, उसको जाके ये ब्लॉक कर देता है और इस बीमारी को कहा जाता है फाइलेरियोसिस। नतीजे में क्या होता है, फ्लूइड जो है वो आर्म्स के अंदर और जो टांगें होती हैं उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और वो हाथ पांव जो है हाथी की तरह दिखते हैं, तो इसलिए इसको दूसरा एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ लग जाता है, जैसे हम घरों में जो सालन वगैरह बनाते हैं, जिस बर्तन के अंदर उस गर्म बर्तन को हाथ लगा देते हैं या उठा देते हैं, या चाय वाले जो बर्तन होते हैं, तो आप देखते हो वहाँ पे पानी के बेग भर जाते हैं। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जलने से ये होता है, बर्न से ये होता है, जो कैपिलरी की परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा लीकी बन जाती है। जब लीकी बन जाती है तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। तो देखो जलने की वजह से आप लोग सोचते होंगे ना कि पानी क्यों भर आता है, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा लीकी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लूइड को परमिएबल कर देती हैं, फिर वो वहाँ जगहों पे जमा होना शुरू हो जाता है जहाँ पे बर्निंग होती है। सो दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज एडिमा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है ये समझ आ गया होगा आसान लफ्ज़ों में, और उसके अलावा जो हमने लिम्फेटिक सिस्टम के काम पढ़े हैं ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, और छोटा बहुत हमने जो है वो एडिमा के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद है कि ये एडिमा वाला लेक्चर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।